अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का 20th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को जो स्टडी कर रहे हैं उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन होती है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसका एक्सेलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहता है और ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी मूव करती है। ठीक है, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। द बॉडी विच इज़ परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो फिर हमने देखा इसका पाथ क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो डिफरेंट। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि वी एक्स कंपोनेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसके ऊपर एफ एक्स यानी एक्स की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स क्या होती है, जिसकी वजह से जो इसका जो एक्सेलरेशन जो एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है वो भी जीरो होता है। बेटा बात समझ आ गई। अब जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लग रही है, उसका नाम क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बात समझ आ गई। तो ये दो पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होती है। प्रोजेक्टाइल की हाइट जो होती है वो ये, इसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ड्राइव किया कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है बॉडी को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करने के लिए जिस पे बॉडी को हिट करती है ग्राउंड को। तो बेटा ये टाइम का फार्मूला हमने निकाला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। समझ आ गई। तो ज़रा देखो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे बेटा। चलो यहाँ बनाता हूँ कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉडी है, फुटबॉल है, यहाँ रखी है। लेट्स सपोज आप उसको क्या कहते हैं बेटा, किक करते हैं इस डायरेक्शन में। आप उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। यानी इस डायरेक्शन में आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की तो बॉडी जो है इस तरह से घूमती हुई यहाँ गिर गई। बात समझ आ गई। तो ये जो आपने वर्टिकल, ये जो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, जहाँ से बॉडी को हिट किया और प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे ज़मीन को जाके हिट करती है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है बेटा, रेंज। ये क्या कहलाता है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक्स को कहते हैं, ये रेंज है भाई। बात समझ आ गई। एक डिस्टेंस और भी कवर किया इसने, वो कौन सा बेटा, ये वाला। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, हाइट। और ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। समझ आ गई। तो ये आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी प्रोजेक्टाइल को, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का ये वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व कर लें इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह से। एक कंपोनेंट ये बन गया और दूसरा कंपोनेंट ये वाला जो कंपोनेंट है क्या कहलाता है, वी आई वाई, यानी वी आई साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो बेटा समझ आ गई। और ये वाला छोटा सा कंपोनेंट ये क्या बन गया बेटा, वी आई एक्स, यानी कि वी आई कॉज ऑफ थीटा। बेटा समझ आ गई। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अच्छा, अब इसकी रेंज की अगर हम डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना बेटा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड। ये उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, और वो दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा, जहाँ पे ये वापस आके ज़मीन को हिट करता है। बात समझ आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कहलाता है रेंज। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile from point of projection
टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। बात समझ आ गई? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने, वो क्या कहलाता है? रेंज। इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा। बात समझ आ गई? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो, ये रेंज अगर हमने मालूम करनी है, रेंज क्या है? डिस्टेंस है बेटा। क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या कहा कि x, अब ये जो आपका ये जो रेंज है वो अलॉन्ग द x एक्सिस हम मालूम कर रहे हैं बेटा। किस एक्सिस के अलॉन्ग मालूम कर रहे हैं? अलॉन्ग द x एक्सिस। ठीक है, तो ये अलॉन्ग द x एक्सिस डिस्टेंस होगा। तो अब देखो कि हमारा जो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट है। उस x, क्योंकि उस डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या नहीं लग रही? फोर्स नहीं लग रही। फोर्स ना लगने की वजह से वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या यूनिफॉर्म होती है तो हम उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, S इज़ इक्वल टू वी टी। क्या लगाते हैं बेटा? S इज़ इक्वल टू वी टी। तो अगर हम ये लिखें कि भाई V जो है आपके पास, लिख देते हैं यहाँ पे भाई कि V जो है वो Vx के बराबर है और वो क्या है भाई? कांस्टेंट है। इसको Vix कर दें। ठीक है, अच्छा Vix तो आपके पास कांस्टेंट होगी। टाइम जो है वो आपके पास t के बराबर है और A जो है वो क्या है बेटा? ज़ीरो। कौन सा है? Ax, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा लग रहा हो रहा है बेटा। एक तो फार्मूला ये है कि हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। कौन सी मोशन लगा दें? इक्वेशन लगा दें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर S इज़ इक्वल टू वी टी डायरेक्ट लगा दें। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो फिर भी वही S इज़ इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला बन जाएगा। बात समझ आएगी? अब ज़रा देखना कैसे। जो हमने डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस वो किस एक्सिस के अलॉन्ग करना है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। किस एक्सिस के अलॉन्ग बेटा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो उस एक्स को हम आर भी कह देते हैं बेटा। रेंज है ना, तो आर भी कह देंगे उसको। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कहेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है भाई? वो है जी S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। समझ आ गई? अगर हम S की जगह पे x पुट कर दें और वी आई की जगह पे वी आई एक्स टी वैसे का वैसे प्लस 1/2 ये ज़ीरो, क्योंकि ए एक्स जो होगा हमारे पास और टी स्क्वायर, अभी हमने ए एक्स पुट कर दिया इसकी जगह पे। ठीक है, अब देखो ये ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। तो जब ए एक्स 0 हो जाएगा तो इस पूरे फैक्टर का आंसर क्या आएगा? बाकी क्या बच जाएगा? बात समझ आ गई? यानी वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट आ गया। वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स की जगह पे लिख देंगे आर। क्या लिख देंगे बेटा? आर इज इक्वल टू वी आई एक्स के बराबर होगा। अभी हमने मालूम की देखा यहाँ पे वी आई एक्स, ये वाला वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कॉज ऑफ थीटा के, यानी कि वी आई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई टी वैसे का वैसा। टी क्या था? टी था टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके इस पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए जो प्रोजेक्टाइल को टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, ये वाला। समझ आ गई? अब ये वाला फार्मूला इस टी की जगह पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई आर इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई, अब टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है, क्या करेंगे? 2vi साइन थीटा ओवर जी। ये हमने कहाँ से वैल्यू लेके आई है? टी की वैल्यू पुट की है बेटा। समझ आ गई? मुश्किल बात है? हाँ, टाइम का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि फार्मूले में आता है। हाँ, टाइम क्या होता है? अब बेटा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब आपने फ़्लाइट को स्टार्ट किया और जहाँ पे फ़्लाइट को एंड किया उस दौरान कितना टाइम लगा आपको, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। समझ आ गई? नहीं समझ आई? अच्छा, इसको हम सादा अल्फाज में इस तरह कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जहाँ से आपने स्टार्ट किया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस कवर करने के लिए बॉडी को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले हमने फार्मूला ड्राइव किया और पिछले लेक्चर्स में,
तो वो अब हमने यहाँ पे यूज़ किया बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। अब ये इस वजह से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 इस कॉस थीटा साइन थीटा से क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई ओवर जी वैसे क्या वैसा। बात समझ आ गई? किसी को बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, फार्मूला है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला। वो क्या होता है बेटा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है लेकिन मैं आसान फार्मूला थोड़ा बता देता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। समझ आ गई? नहीं आई तो पूछ लो। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नहीं भी याद करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला भी बताता हूँ आपको मैं, अभी बन जाएगा आपके सामने। अब कहें भाई अगर इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा आपस में दोनों क्या हों, इक्वल हों, उनका हमने एक और नाम रख दिया। वो क्या नाम रख दिया बेटा, थीटा, क्योंकि हम एंगल थीटा यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए। तो फिर हम ये फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, अल्फ़ा की जगह पे थीटा पुट कर दें, बीटा की जगह पे भी थीटा पुट कर दें। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा। बात समझ आ गई? ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, अल्फ़ा की जगह पे भी थीटा, बीटा की जगह पे भी थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों की जगह पे भी थीटा पुट कर दिया आप लोगों ने। बात समझ आ गई? अब ये बनेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये भी सेम है और ये भी, दोनों आपस में क्या है, सेम है बेटा, तो ये बन जाएंगे, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते थे। आप कहते हैं भाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, अब साइन 2 थीटा बेटा। बात मुश्किल लगी, आसान, पक्की बात है। आप ये डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब बेटा देखो, अब इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे यहाँ पे। तो रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब ये आपके पास क्या आ गया बेटा, फार्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा, किसका, रेंज का। किसका बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आ गया। अब यहाँ तक आपने कर लिया, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आ गया। अब आपने करना है कि मैक्सिमम रेंज कैसे आप मालूम करेंगे। क्या मालूम कैसे करेंगे, मैक्सिमम रेंज, कि आपकी बॉडी की प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कब होगी, कैसे होगी। अगर हम इस रिलेशन को देखें कि अगर हम ये कह दें कि हमारे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है डिफरेंट प्रोजेक्टाइल की, वो सब की क्या है बेटा, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है, और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक। तो फिर रेंज जो होगी आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइन 2 थीटा के। बात समझ आ गई? रेंज क्या हो जाएगी बेटा, जब ये वाला फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो फिर आपकी जो रेंज होगी, जब कांस्टेंट इक्वलिटी से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर इक्वलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, तो रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। बात समझ आ गई? अब देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। रेंज साइन 2 थीटा मैक्सिमम, तो रेंज भी मैक्सिमम। समझ आ गई बेटा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, तो रेंज भी मैक्सिमम होगी आपकी। अब ज़रा देखो गौर से कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, साइन 2 थीटा, साइन फंक्शन जो होता है बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। क्या होती है बेटा, 1 होती है। समझ आ गई? हम जानते हैं कि साइन थीटा की जब मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम। अगर आप ये चेक करें, आप मालूम करना चाहते हैं कि
आप क्या मालूम करना चाहते हैं कि रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी, आप ये चेक करना चाहते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने यहाँ से एंगल मालूम करना है, क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो आप इस साइन को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स, आपने यहाँ पे साइन ख़त्म करना है ये वाला, क्योंकि आपने एंगल बचाना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये वाला साइन इनवर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1। बात समझ आ गई। साइन इनवर्स जो 1 होता है वो किसके बराबर होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 90 डिग्री के बराबर। बात समझ आ गई। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा। तो अब अगर आपने सिर्फ थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो वो कितना बन जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बात समझ आ गई। तो आपको पता क्या चला, ये पता चल गया 45 डिग्री के ऊपर, कितने डिग्री के ऊपर बेटा, 45 डिग्री के ऊपर आपकी जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। अब ज़रा देखो, आपके पास एक पानी का पाइप है, वो आपने इस तरह ज़मीन पे रखा हुआ है, ये ज़मीन है बेटा, ठीक है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते जाएं तो उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। अगर पानी उसमें से निकल रहा है तो उसका अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो एक टाइम आएगा वो उसकी रेंज जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी इस एंगल के ऊपर। तो जब पहले नीचे से ऊपर लेके आए तो रेंज बढ़ रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा रेंज मैक्सिमम, और ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो आपकी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी बेटा। बात समझ आ गई। हर वक्त बढ़ती नहीं रहेगी, एक ज़ीरो से एक सर्टेन एंगल तक, 45 डिग्री एंगल तक आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, 45 पे रेंज मैक्सिमम, और उसके बाद जब एंगल बढ़ाएंगे आप तो रेंज आपकी मिनिमम होती जाएगी, कम होती जाएगी बेटा। बात समझ आई। अब देखो ज़रा कि रेंज जो मैक्सिमम हुई है तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, ज़रा देखो। तो हम मैक्सिमम रेंज के लिए अगर बात करें, ये रेंज का फार्मूला है, रेंज मैक्सिमम आर मैक्स, वो किसके बराबर हो गए बेटा, कि वी आई स्क्वायर साइन ओवर जी। अब देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 2 थीटा है ना यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो कितनी बन जाएगी, 45 डिग्री इंटू 45 डिग्री। बात समझ आ गई। ये क्या बन जाएगा, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय जी। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। अभी हमने निकाला कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। तो ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया बेटा, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया। तो मैक्सिमम रेंज क्या है, वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब गौर से समझो बेटा, अब वी आई स्क्वायर ओवर जी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, रेंज के फार्मूले में वी आई स्क्वायर ओवर जी मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा। तो इस वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा कि भाई रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स यानी मैक्सिमम रेंज मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा। अभी क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। क्या मालूम करें भाई, रेंज और मैक्सिमम रेंज के ऊपर के दरमियान रिलेशन मालूम करें। तो वो आपने रिलेशन मालूम कर लिया, ये वाला समझ आ गई। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आप ये वो एंगल मालूम करें कि भाई जिसके ऊपर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो एंगल कौन सा एंगल होगा बेटा, 45 डिग्री। और ये करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, समझ आ गई। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो बेटा। अब यहाँ पे कुछ MCQs आते हैं बेटा। MCQ क्या है कि अगर हम यहाँ पे कुछ बातें करें कि ये हमारे पास एक्सिस हैं, हमने एक बॉडी को थ्रो किया एट 30 डिग्री, तो उसकी रेंज ये बनती है, समझ आ गई। ये रेंज बनते हुए इस एंगल कितना है बेटा, लेट्स सपोज 30 डिग्री है। कितना है, हमने थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दिया, 45 डिग्री कर दिया, तो उसकी रेंज ये बन गई। बात समझ आ गई। और इसका एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री। एंगल बढ़ गया तो रेंज भी बढ़ गई बेटा। एक ख़ास हद तक रेंज बढ़ती है और उससे आगे अगर हम एंगल बढ़ाएं तो फिर आपकी रेंज
नहीं बढ़ती, आपकी रेंज फिर दोबारा से वही हो जाती है। अब ज़रा देखो 30 डिग्री और अब ये जो एंगल बनाया है हमने, ये कितने डिग्री का बनाया बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री की रेंज दोनों की क्या है बेटा? सेम है, लेकिन हाइट दोनों की डिफरेंट है। 60 डिग्री वाले की हाइट ज़्यादा है और रेंज बराबर है 30 डिग्री वाले के, और 30 डिग्री वाले की हाइट कम है और रेंज दोनों की क्या है? सेम है। अब पता क्या चल गया? पता चला कि 45 डिग्री के ऊपर ये रेंज मैक्सिमम है। आर मैक्स लिख रहा हूँ उसको मैं बेटा, समझ आ गई? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किन दो एंगल्स पर, किन दो पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर आपकी रेंज जो होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। रेंज दो किन एंगल पे इक्वल है बेटा? 30 पर और 60 पर। ऐसा क्यों होता है वह भी हम चेक कर सकते हैं। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं कि भाई ज़रा देखो, यही मैं कर देता हूँ कि रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स। तो वैसे का वैसे ये तो कांस्टेंट है। अच्छा ये देखो बेटा कि साइन 30 डिग्री पे वैल्यू मालूम करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है? 60। साइन 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो बन जाएगी 0.866 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? आर मैक्स। तो ये इसकी क्या आ गई बेटा? रेंज आ गई। कितने एंगल के ऊपर? 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। अगर हम 60 डिग्री पे चेक करना चाहें तो साइन रेंज आर मैक्स साइन 2 इंटू 60 डिग्री, 2 इंटू 60 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 60 एंगल कितना बन जाएगा बेटा? 120। कितना बन जाएगा? तो साइन 120 की वैल्यू भी यही होती है 0.866 बेटा, ठीक है? तो 0.866 आर मैक्स। तो बेटा देखो दोनों की रेंज इक्वल आई है या नहीं आई? ये मैथमेटिकली भी हमने देखा है इनको बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो ये हमने क्या किया, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है और ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है बेटा, समझ आ गई? अब जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है हमेशा वो 1/4 होती है किसकी? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बेटा। क्या अब कहा मैंने? मैक्सिमम अगर रेंज मालूम करें तो उसके 1/4 होगी हमेशा। अब गौर से समझना इसका मतलब क्या है। ये मैक्सिमम रेंज कब किस एंगल के ऊपर होती है बेटा? 45 डिग्री के एंगल पे। किस एंगल के ऊपर? 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर हम हाइट भी मालूम करें, क्योंकि इसने कोई ना कोई हाइट भी तो कवर की है ना यहाँ पे। 45 डिग्री का ये वाला एंगल बनता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ये रेंज है इसकी, ठीक है? और ये मैक्सिमम रेंज है, इसकी जो रेंज है वो क्या है बेटा? मैक्सिमम है। और इसने ये वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर किया है। इसकी जो हाइट है ये हाइट भी तो इसने कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा बेटा हाइट इज इक्वल टू, हाइट जो होगी वो 4 टाइम लेस होगी। 4 टाइम क्या होगी बेटा? कम होगी। किसके? मैक्सिमम रेंज के। वो हम कैसे कर सकते हैं ज़रा देखो। अभी हमने फार्मूला मालूम किया मैक्सिमम रेंज का, ये वाला फार्मूला, समझ आ गई? वो कितने डिग्री के ऊपर बेटा? 45 के ऊपर। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G, VI स्क्वायर ओवर G। अब ये हमारे पास हाइट है, फार्मूला हाइट का फार्मूला है। तो मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री के ऊपर एंगल मालूम किया बेटा हमने? 45 डिग्री के ऊपर। अगर हम हाइट 45 डिग्री के ऊपर मालूम करें तो कितनी आएगी ज़रा देखिएगा। यहाँ करता हूँ कि VI स्क्वायर ओवर 2G वैसे का वैसा, समझ आ गई? इनटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, समझ आ गई बेटा? अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? अब ये चीज़ें तो यहीं पड़ी रहेंगी ऐसे कैसे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका भी क्या ले लेंगे? स्क्वायर, क्योंकि साइन का क्या है बेटा? स्क्वायर है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा ये, इसके साथ 1/2 आंसर आ जाए। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 1/2। तो हम इसकी जब ये पुट कर सकते हैं कि भाई VI स्क्वायर ओवर 2G मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1/4। और VI स्क्वायर वैसे का ये हम किसकी वैल्यू मालूम करें? हाइट की वैल्यू मालूम करें। किसकी वैल्यू मालूम करें? अब देखो ये क्या बन गया? 1/4, ये 1/2 और 2 मल्टीप्लाई 1/4 और VI स्क्वायर ओवर G किसके बराबर है?
किसके बराबर है, मैक्सिमम रेंज के बराबर। तो हमें वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह क्या लिख देंगे, आर मैक्स इज इक्वल टू एच। तो हमने ये चेक कर लिया कि हाइट जो है वो 1/4 टाइम है किसके, मैक्सिमम रेंज के। तो हमने इसको प्रूव भी कर लिया बेटा, बात समझ आ गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा इस टॉपिक से, तो जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।